रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूँ ज्योति मलिक। आज है 23 अक्टूबर 2020। हमेशा की तरह कम्युनिटी कलर्स की शुरुआत करेंगे वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस के साथ और फिर बांसुरी से सुनेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। करियर काउंसलिंग सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन के बारे में। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन स्पेशल एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आज का ये एपिसोड बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपके सभी डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से स्पेशल एजुकेशन में आप अपना करियर बना सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, कहां से अपनी स्टडी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए तो फिलहाल समय है वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस का। आज ही हिस्सा ले नेशनल लेवल नैब सरोजिनी त्रिलोकनाथ अवार्ड 2020 में द ब्लाइंड ग्रेजुएट्स फोरम ऑफ इंडिया कर रहे हैं कोलैबोरेट। डॉक्टर शरीन ईरानी के साथ सीख पाएंगे अब आसानी से इंग्लिश बोलना। नैब दिल्ली लेकर आया है एक स्पेशल ऑनलाइन कोर्स अलग अलग सेक्टर के जॉब एस्पिरेंट्स के लिए। जानिए इस कोर्स की सभी डिटेल्स इस खबर में। चंडीगढ़ निकला एक सुनहरी सुबह की ओर, लेकर आए हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए एक सुनहरा तोहफा इंदिरा हॉलिडे होम। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मेरठ लेकर आए हैं बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस फॉर द ब्लाइंड। हरियाणा के करनाल के एक डॉक्टर रितेश सिन्हा ने बनाई है सेरेब्रल पॉलिसी की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। सोशल वर्कर सुमन शर्मा देती है निशुल्क शिक्षा विकलांग बच्चों को। चक्षुमती एनजीओ, इंडिक एआई फाउंडेशन और बुकशेयर एक्सेसिबल ऑनलाइन लाइब्रेरी के साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम द रोड टू IVY लीड कॉलेज इन US। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 से संबंधित निर्वाचन कार्य में तैनात कर रहे विकलांगों को किया जाएगा मुक्त। इंडियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड आयोजित कर रहे हैं अखिल भारतीय सुगम संगीत प्रतियोगिता। यूनिक माइंड की ओर से करवाया जाने वाला है वेब डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इग्नू कोची में शौचालय की असुविधा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स एंड वर्ल्ड इनेबल्ड ने किया सहयोग समझौता। राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास। खबरें कुछ और भी होंगी और आज करियर काउंसलिंग में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट रहेंगे शिव शंकर कपूर जी, जो कि हमें बताने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बांसुरी से सुनेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूँ ज्योति मलिक, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक से पहले आपने सुनी वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। अब समय है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। आइए सुनते हैं बांसुरी से। नैब ला रहा है एक सुनहरा मौका आप सभी के लिए। लीजिए भाग नेशनल लेवल नैब सरोजिनी त्रिलोकनाथ अवार्ड 2020 में, जिसका हिस्सा बनेंगे अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो करेंगे सराहना उन लोगों की जिन्होंने अपना योगदान दिया विजुअली इम्पेयर्ड के एम्पावरमेंट और रिहैबिलिटेशन में। पुराने विजेताओं में से रहे थे विजुअली इम्पेयर्ड जगत से कुछ मुख्य नाम, जैसे कि लेट मिस्टर AK मित्तल, मिस्टर SK रुंगता, मिस शांति राघवन, मिस मधु सिंघल, डॉक्टर चारुदत्ता जाधव और मिस्टर महंतेश जी के। ये अवार्ड 4 कैटेगरीज में बांटा जाएगा, जो होंगे बेस्ट इंडिविजुअल, बेस्ट रोल मॉडल, बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड बेस्ट CSR इम्पैक्ट।
अवार्ड सेरेमनी की तारीख है 5 दिसंबर 2020। ये सेरेमनी न्यू दिल्ली में आयोजित होगा। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें https://www.nabdelhi.in/awards.php। द ब्लाइंड ग्रेजुएट्स फोरम ऑफ इंडिया BGFI कर रहे हैं कोलैबोरेट डॉक्टर शिरीन ईरानी के साथ, जो सिखाएंगी आपको आसानी से इंग्लिश में अपने विचार व्यक्त करना। यहाँ आप पौराणिक तरीकों से इंग्लिश नहीं बल्कि न्यू, एडवांस्ड और एक्साइटिंग तरीके से सीख पाएंगे इंग्लिश में आसानी से आपस में बात कर पाना। इस कोर्स में आप जान पाएंगे आर्टिकल्स ए, एन, द का यूज, प्रेपोजिशंस का आसान उपयोग, सवाल पूछना, वर्ब्स का सही इस्तेमाल और भी अन्य सवाल इंग्लिश भाषा को लेकर जो आपके जहन में मंडरा रहे हो। इस कोर्स में एक बारी में खाली 50 ही पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। कोर्स गूगल मीट पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ तक कि मीटिंग को ज्वाइन करने के स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस भी प्रदान किए जाएंगे। ये कोर्स 2 महीने का है, जो कि नवंबर से शुरू किया जाएगा। हर रविवार 2 घंटों के लिए। कोर्स की तारीख बहुत जल्द ही बता दी जाएगी। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। हालांकि पार्टिसिपेंट्स को हर सेशन के बाद असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, जिन्हें उन्हें हर हाल में पूरा करना होगा। डॉक्टर शिरीन ईरानी लैंग्वेज और म्यूजिक में PhD हैं। वे मुंबई यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक्स पढ़ा चुकी हैं और अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर भी रही हैं। इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने की आखिरी तारीख है 25 अक्टूबर 2020। ध्यान रहे, ये कोर्स केवल दृष्टिबाधितों के लिए है। गूगल फॉर्म का लिंक https://forms.gleE/BBE_U_E_S8। नैब दिल्ली आमंत्रित करते हैं एप्लीकेशंस एक एडवांस्ड कोर्स के लिए, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के विजुअली इम्पेयर्ड जॉब एस्पायरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स 3 हफ्तों के लिए 2 नवंबर 2020 से शुरू होगा। सोमवार से शनिवार हर दिन 1 से 2 घंटों के लिए। इस कोर्स के अंत में सभी एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कैंडिडेट्स के फाइनल सिलेक्शन के लिए एक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर 2020। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 9212319672 या फिर 8826261166 या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं helpline@nabdelhi.in। बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा और हाई डायबिटीज के बोझ ने संख्या बढ़ा दी है भारतीयों के दृष्टि के मुद्दों में। नियर विजन लॉस के मामले देश में 2 गुने हो गए हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा प्रदान किए नए आंकड़ों के अनुसार 1990 में 57.7 मिलियन से 2020 में 137.6 मिलियन तक बढ़ गए हैं। निकट दृष्टि हानि का मतलब आसपास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता है। इसको प्रेसबायोपिया भी कहा जाता है। एक नए डेटा विश्लेषण में विजन लॉस एक्सपर्ट ग्रुप और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ने पाया कि दुनिया में निकट दृष्टि हानि के 507 मिलियन मामले थे, जिनमें से भारत में अकेले 137.6 मिलियन मामले सामने आए हैं। डेटा से ये भी पता चला कि भारत में मध्यम और गंभीर दृश्य हानि के मामले 1990 में 40.6 मिलियन से बढ़कर 2020 में 79 मिलियन हो गए हैं। मध्यम और गंभीर दृष्टि हानि तब होती है जब दृश्य तीक्ष्णता कम होती है। 6/18 से 3/60 तक यदि किसी रोगी की 3/60 की दृष्टि है तो इसका मतलब है कि वे 3 फीट से देखने में सक्षम है, जो कि कोई आम दृष्टि वाला व्यक्ति आसानी से 60 फीट की दूरी से भी देख सकता है। दृष्टिहीनता तब होती है जब दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम होती है। विशेषज्ञों ने कहा कि मॉडरेट एंड सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट MSVI का एक प्रमुख कारण मधुमेह यानी डायबिटीज है। लैंसेट पेपर के अनुसार 2016 में भारत में 65 लाख मधुमेह रोगी थे। IAPB के नवीनतम सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में लगभग हर 6 मधुमेह रोगी में से हर 1 रोगी रेटिनोपैथी से पीड़ित है। विशेषज्ञों ने कहा कि 9.2 मिलियन की दृष्टिबाधित आबादी के साथ भारत अभी भी दुनिया में नेत्रहीन लोगों की सबसे बड़ी संख्या का घर है।
चंडीगढ़ जल्द ही अपने आदर्श मोटो ओपन टू गिव ओपन टू रिसीव में पहुंच रहा है। माता पिता, सामाजिक कार्यकर्ता और मनोचिकित्सकों का एक समूह पिछले 2 वर्षों से मानसिक विकलांगता वाले लोगों के लिए दयापूर्ण जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए यूटी प्रशासन को संवेदनशील बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। एक बढ़ती हुई आबादी और न्यूक्लियर परिवारों के कारण चंडीगढ़ में देखभाल करने वाले अक्सर खुद को अकेला, असहाय पाते हैं और अपने बच्चों या भाई बहनों के भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जैसे विकास संबंधी अक्षमताओं या स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारियों के साथ रहते हैं। भारत के नए कानून अर्थात दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 विशेष रूप से दिव्यांगजनों के सामुदायिक जीवन के अधिकार का उल्लेख करते हैं। 2019 में 31 चंडीगढ़ स्थित मनोचिकित्सकों के बीच किए गए एक बेसलाइन सर्वेक्षण में पाया गया कि शहर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ रहने वाले लगभग 400 व्यक्ति हैं जिन्हें समूह या केयर होम की आवश्यकता हो सकती है और उनमें से लगभग 70 को इसकी तत्काल आवश्यकता है। एक केयर होम एक मानसिक रूप से बीमार के लिए एक सहायक सुविधा है, ठीक एक वृद्धाश्रम की तरह, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता चिकित्सक की अतिरिक्त आवश्यकता के साथ। आइए जानते हैं इंदिरा हॉलिडे होम के बारे में। एक अच्छी देखभाल घर में पर्याप्त ग्रीन और ओपन स्पेस होना चाहिए जो मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय हो सकता है। सेक्टर 24 में इंदिरा हॉलिडे होम एक ऐसी जगह है जिसे परिवारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पहचाना है। उनका मानना है कि ये न केवल कंजीनियल है बल्कि शहर के केंद्र में भी स्थित है। इस प्रकार विकलांगों के लिए अलग रहने के बजाय एकीकृत की अवधारणा को पूरा करता है। ये स्थान विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एड ऑन आवासीय सुविधाओं के अलावा थेरेपी, वोकेशनल ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स की पेशकश करने के लिए पर्याप्त संभावनाएं प्रदान करता है, जिन्हें जगह का प्रबंधन करने के लिए भी लगाया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के अधिवक्ता आदित्य विक्रम रामोत्रा का मानना है कि वर्तमान में ऐसे घरों में कई व्यक्तियों की जरूरत है। शहर को या तो कुछ अलग समूह के घरों या इंदिरा हॉलिडे होम जैसे एक बड़े परिसर की आवश्यकता है। प्रबंधन और वित्त पोषण के संदर्भ में एक परिसर में विभिन्न सेवाएं प्रदान करना आसान और लागत प्रभावी होगा। किसी भी एनजीओ या निजी संस्था के इंदिरा हॉलिडे होम के प्रबंधन से गुजरने के बजाय यूटी प्रशासन को माता पिता, पेशेवरों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद लेनी चाहिए। ये दुख की बात है कि बुनियादी ढांचे की पश्चिमी मानकों से मेल खाने वाले शहर में अभी भी मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए रहने की सुविधा नहीं है। हालांकि ये जल्द ही बदल सकती है। सही जगह पर अपने दिल के साथ सिटी ब्यूटीफुल को जल्द ही सिटी ऑफ कंपैशन के रूप में जाना जा सकता है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मेरठ लेकर आया है दृष्टिबाधितों के लिए स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग पर। स्टूडेंट्स 1 घंटे की 10 क्लासेस ले सकते हैं जो कि दी जाएंगी एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर द्वारा, जो कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। ये क्लासेस फोन पर ली जा सकती हैं और बिल्कुल मुफ्त है। टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड का एक कॉपी भिजवाएं। साथ ही साथ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप मेल कर सकते हैं nab.meerut@gmail.com पर। सब्जेक्ट में डालिएगा YVT क्लासेस। हरियाणा के करनाल स्थित एक आविष्कारक डॉक्टर रितेश सिन्हा ने सेरेब्रल पैल्सी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक ऐप विकसित किया है। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज फॉर सेरेब्रल पैल्सी के नाम से ये ऐप प्ले स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है। CP मतलब केपेबल पर्सन। ये मंत्र डॉक्टर रितेश सिन्हा का है जो सेरेब्रल पैल्सी CP से ग्रसित है। करनाल के एक आविष्कारक डॉक्टर सिन्हा को बड़े होने के दौरान कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। वो अब अपनी पुस्तकों और सोशल मीडिया के माध्यम से CP के बारे में बड़ी जागरूकता पैदा करने का काम करते हैं। इस दिशा में उनका नवीनतम प्रयास एक एंड्रॉयड ऐप है जिसे हाल ही में गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया था। इसे सेरेब्रल पैल्सी के लिए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति कहा जाता है और ये मुफ्त में उपलब्ध है। ये एप्लीकेशन CP पर जानकारी की एक श्रृंखला वहन करती है। संकेत और उपचार जैसी बुनियादी जानकारी के अलावा ऐसे खंड है जिन्हें डॉक्टर सिन्हा ने CP के प्रभाव से निपटने के लिए विकसित किया है। ये वायु मुद्रा, मायन मुद्रा, अरि मुद्रा और ज्ञान मुद्रा है।
लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स धारक डॉक्टर सिन्हा एक कार्यकर्ता और ब्लॉगर भी हैं। उन्होंने एक पेंसिल होल्ड करने की विधि और एक फुट ऑपरेटेड ट्रिकल विकसित की है जो दैनिक काम करने के लिए उपयोगी है। ऐप को बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। एक छात्र अमीशी शर्मा कहती हैं, इससे मुझे सेरेब्रल पैल्सी के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली है। मैं अपने दोस्तों के बीच भी जानकारी फैलाने में सक्षम हूँ, जिनमें से कई लोग इस स्थिति से अनजान थे। पहले खुद बीएड तक की पढ़ाई, फिर दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए खोल दिया स्कूल। पति ने नेत्रहीन नानी की समस्या देखी तो दिव्यांगों की सेवा करने की ठानी। पति के इस जुनून को देख सुमन शर्मा ने न केवल शादी के बाद स्नातकोत्तर के अलावा विशेष बीएड की, बल्कि दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए एक निजी स्कूल भी खोल दिया, जहां फिलहाल 50 दिव्यांग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पत्नी का इस कार्य में शिक्षक विजय शर्मा ने भी सहयोग किया। हम बात कर रहे हैं आस्था स्पेशल स्कूल की संचालिका एवं प्रिंसिपल सुमन शर्मा की। सुमन शर्मा की भिवानी वासी शिक्षक विजय शर्मा से शादी हुई। उस समय वो महज 10वीं तक पढ़ी थी। उनके पति विजय शर्मा शुरुआत से ही दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते थे। वो बाढ़वा के एक सरकारी स्कूल में विशेष शिक्षक हैं। पति से प्रेरित होकर सुमन ने भी दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ विशेष करने की ठानी। इसी कड़ी में शादी के बाद पढ़ाई शुरू की। दिव्यांग बच्चों की पढ़ाने के लिए विशेष बीएड की स्कूली पढ़ाई के अलावा स्नातकोत्तर की और फिर दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष बीएड की। पति के समक्ष दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए स्कूल खोलने की इच्छा जताई तो विजय शर्मा कुछ सामाजिक संगठनों से संपर्क उन्होंने साधा, जिसके बाद फ्रेंड्स कॉलोनी में कम्युनिटी सेंटर की जगह बच्चों को पढ़ाने के लिए मिल गई। पिछले दिनों समाज सेवी शिव नारायण शास्त्री ने भूखंड मुहैया कराया तो अब नेताजी नगर में खुद का ही स्कूल बना लिया, जहां फिलहाल 50 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इनमें से 10 नेत्रहीन हैं। बच्चों को नहीं छोड़ती अकेले स्कूल। सुमन शर्मा बताती है कि दिव्यांग बच्चों की देखभाल एक माँ बनकर करनी पड़ती है। अगर किसी जरूरी कार्य से स्कूल से बाहर जाना पड़े तो भी 2 छोटे नेत्रहीन बच्चों को साथ ले जाना पड़ता है। सुमन बताती है कि बच्चों की सेवा में कोई कमी ना आए, इसके लिए स्कूल और घर के काम को भी मैनेज किया। उनके खुद के भी 2 बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई का भी ध्यान वो रखती हैं। सुमन शर्मा के पति विजय शर्मा ने बताया कि सुमन ने दिव्यांग बच्चों की सेवा करने की उनकी इच्छा और सपने को पूरा किया है। सारी प्लानिंग और काम सुमन करती रहीं और वो तो बस सहयोग ही करते रहे। इस कार्य में जिले के समाज सेवी लोगों का भी खूब सहयोग मिला। चक्षुमथी एनजीओ, इंडिक एआई फाउंडेशन और बुक शेयर एक्सेसिबल ऑनलाइन लाइब्रेरी के साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम, जिसका नाम है द रोड टू आईवी लीग कॉलेज इन यूएस। इसमें दिव्यांगजनों को प्रदान की जाएगी सहायता अपने अरमानों और सपनों को पूरा करने के लिए, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के आईवी लीग कॉलेजेस में पढ़ने और करियर बनाने की चाह रखी है। इस कार्यक्रम का अनूठा उद्देश्य उन्हें गुणवत्ता के अध्ययन से गुजरने के उनके उचित अवसर प्रदान करना है। इस विविध दुनिया में समावेशी बनना और दुनिया भारत को भी इंक्लूड करके उनके लिए सुलभ बनाना है। इस प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपने आप को फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो रहे वेबिनार के लिए आज ही एनरोल करें। एनरोल करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं मिस्टर सदबीर को 9768871719। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 से संबंधित निर्वाचन कार्य में तैनाती से दिव्यांगजनों को मुक्त किए जाने के संबंध में पत्र। उपरोक्त विषय में कहना है कि विभिन्न दिव्यांगजनों से उन्हें उनकी असमर्थता व अनिच्छा के बावजूद बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के दौरान निर्वाचन कार्य में तैनात किए जाने तथा इस हेतु आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निर्देश दिए जाने संबंधित शिकायतें कार्यालय को प्राप्त हो रही है। उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 एवं 82 के अंतर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षा पायों से संबंधित मामले में समुचित प्राधिकारियों को निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहन के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियां प्रदान की गई हैं। उक्त विषय में दिव्यांगजनों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में भारतीय चुनाव आयोग के पत्रांक 458/4/98 PLN/4 दिनांक
30/10/1998 तथा न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के पत्रांक वाद संख्या 11069/1141/2019-R-1612 दिनांक 24/4/2019 जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान निर्वाचन कार्य में तैनाती से दिव्यांगजनों को मुक्त किए जाने के विषय में संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी लखीसराय को निर्गत किया गया था कि प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषय के संबंध में नियमानुकूल कार्यवाही करने की कृपा की जाए। उल्लेखनीय है, वर्तमान में कोविड संक्रमण के कारण व्यापक आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभाव्यता के आलोक में इस विषय की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। उक्त के आलोक में अनुरोध है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुरूप दिव्यांगजनों को उनके द्वारा इस संबंध में अपनी असमर्थता या अनिच्छा व्यक्त की जाने की स्थिति में उन्हें बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 से संबंधित निर्वाचन कार्य से मुक्त किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने एवं इस संबंध में कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने की कृपा की जाए। आप सभी को ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आपकी अपनी संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड आगामी 8 नवंबर रविवार को अपने दृष्टिबाधित साथियों हेतु व्हाट्सएप पर स्वश्री के एम अग्रहरी स्मृति पुरस्कार 2020 के अंतर्गत एक अखिल भारतीय सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। आप सभी से अनुरोध है कि बड़ी संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लेकर हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं। विजयी प्रतिभागियों को संस्था द्वारा आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा प्रतियोगिता के उपरांत समूह में की जाएगी। नियम एवं शर्तें कुछ इस प्रकार है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनने के लिए प्रतियोगिता हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व 1 नवंबर 2020 तक पुरुष मोबाइल नंबर 9868917588 पर व महिलाएं मोबाइल नंबर 9999504313 पर पंजीयन करवाएं। व्हाट्सएप के माध्यम से पंजीयन कराते हुए टेक्स्ट संदेश में लिखें अपना पूरा नाम, पूरा पता, ईमेल व मोबाइल नंबर। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। प्रस्तुति हेतु अधिकतम अवधि 6 मिनट निर्धारित की गई है। प्रस्तुति के साथ की जाने वाली घोषणा के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। म्यूजिकल ट्रैक के साथ रिकॉर्ड की गई प्रस्तुतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्तुति रिकॉर्ड करते समय अपने नाम व पते के अतिरिक्त IAB दिल्ली सुगम संगीत प्रतियोगिता 2020 अवश्य बोलें। प्रतियोगिता में एकल प्रस्तुतियां ही मान्य होंगी। फिल्मी रचनाओं को छोड़कर भारतीय सुगम संगीत की सभी विधाओं को प्रतियोगिता हेतु स्वीकार किया जाएगा, यथा गीत, गजल व भजन। ध्यान रहे, प्रस्तुति केवल हिंदी भाषा में ही हो। एक से अधिक बार भेजी गई प्रस्तुतियां प्रतियोगिता में शामिल नहीं की जाएंगी। प्रतियोगी प्रस्तुति रिकॉर्ड करते समय स्वर व ताल वाद्यों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें, अर्थात बिना वाद्य यंत्रों के रिकॉर्ड की गई प्रस्तुति प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं की जाएगी। पुरस्कारों की घोषणा के पश्चात विजेताओं को अपना दृष्टिबाधिता संबंधी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र संस्था के ईमेल के पते पर भेजना होगा। रिकॉर्ड की गई प्रस्तुति की गुणवत्ता के अंक भी जोड़े जाएंगे, इसलिए रिकॉर्डिंग क्लियर व बिना अनावश्यक ध्वनि के होनी चाहिए। ध्यान रहे कि वाद्यों की ध्वनि धीमी तथा प्रस्तोता की आवाज अधिक हो, ताकि उच्चारण स्पष्ट सुने व समझे जा सके। निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। उस पर कोई विवाद अथवा टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होगी। प्रतियोगिता का समय प्रातः 8 बजे से संध्या 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। केवल इसी समय अवधि में आने वाली प्रस्तुतियों को ही प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। प्रतियोगियों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रतियोगिता के राउंड 1 से अधिक भी निर्धारित किए जा सकते हैं। इसका फैसला निर्णायक मंडल प्रविष्टियां प्राप्त होने के उपरांत करेगा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9868917588। आप ईमेल पर भी पूछ सकते हैं iabdelhi.india@gmail.com।
यूनिक माइंड की ओर से आ रहा है एक जबरदस्त, बेहतरीन और शानदार कोर्स। जी हाँ, यूनिक मंडल ला रहा है आपके लिए वेब डेवलपिंग का एक कोर्स। इस कोर्स में 4 भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कोर्स के लिए आपको बेसिक कंप्यूटर आना आवश्यक है। इस कोर्स के लिए आपको मात्र 799 का शुल्क देना पड़ेगा। इस कोर्स का समय 90 दिनों का है। यदि अगर कोर्स पूरा नहीं हो पाया तो कोर्स की अवधि बढ़ा दी जाएगी। फॉर्म 8 से ही भरें। फॉर्म भरने की अवधि 1 नवंबर 2020 तक की है। 30 नवंबर 2020 से कक्षा शुरू हो जाएंगी। फॉर्म के लिंक की जानकारी आप इस नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं 8104206142 या फिर ईमेल भी कर सकते हैं uniquemind.h@gmail.com या फिर वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.iabindia.org। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के कोची केंद्र में सुलभ शौचालय की इनएक्सेसिबिलिटी पीएचडी स्टूडेंट मीरा मेनन ने अनुभव की है। उन्हें जो प्रतिक्रिया मिली है वो भारत की लड़ाई में विकलांग लोगों के प्रति उदासीनता को उजागर करती है। कोई माफी नहीं, सहानुभूति का एक नोट भी नहीं। इसके बजाय शिकायत दर्ज करने पर मीरा को ईमेल पर कुछ इस प्रकार का रिप्लाई भेजा गया। ये सूचित किया जाता है कि नए ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। ये भी साझा किया जाता है कि उन्हें रैंप का उपयोग करने की आवश्यकता भी नहीं है। मीरा का कहना है, मुझे खुशी है कि उन्होंने प्रतिक्रिया देने के लिए समय निकाला, लेकिन दूसरे भवन में शौचालय होना समाधान नहीं है। इसका मतलब है कि वे मुझसे शौचालय का उपयोग करने के लिए दूसरे भवन में जाने की उम्मीद करते हैं। विडंबना ये है कि वहाँ के किसी भी कर्मचारी ने मुझे इस नए सुलभ शौचालय के बारे में बताया ही नहीं और मैं परीक्षा शुरू करने से ठीक पहले दूसरे ब्लॉक में कैसे जा सकती हूँ। उन्होंने मुझे दोपहर 2 बजे के पेपर के लिए दोपहर 1:50 पर अनुमति दी। मीरा स्पाइना बिफिडा या स्प्लिट स्पाइन से ग्रसित है, एक ऐसी स्थिति जिसके चलते उनका चलना मुश्किल हो जाता है। शौचालय की गतियों पर भी उनका सीमित नियंत्रण है। मीरा ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया है और राज्य में उच्च स्तरीय अधिकारियों को लिखा है। इस प्रतिक्रिया ने कई लोगों को चौंका दिया है। मीरा स्पष्ट है कि वो मामले को आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इस मुद्दे पर कायम रहना चाहती हैं, तो उनका जवाब था, हाँ, निश्चित रूप से। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स एंड वर्ल्ड इनेबल्ड ने एक नए सहयोग समझौते की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीय समावेशन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए पृथ्वी पर लगभग 54% लोग शहरों में रहते हैं। प्रति सप्ताह 10 लाख से अधिक लोग शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। 2045 तक दुनिया की शहरी आबादी 1.5 गुना बढ़कर 6 अरब हो जाएगी। एशिया एक ग्रामीण समाज से शहरी समाज में एक ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन से गुजर रहा है, जो कि दुनिया के किसी अन्य हिस्से में अतीत में देखे गए किसी भी परिवर्तन से कहीं बड़ा है। 2025 तक एशिया की अधिकांश आबादी शहरी होगी। शहर समृद्धि के केंद्र भी हैं और बहिष्कार के भी। दुनिया भर में शहरों में रहने वाले लगभग 25% लोग उम्र या विकलांगता के कारण बाधाओं का अनुभव करते हैं। भारत में ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां लगभग 400 मिलियन लोग शहरों या शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ये संख्या 2050 तक 875 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये रुझान चुनौतियों का निर्माण करते हैं और सभी समाज वर्गों के लिए एक अधिक न्याय संगत शहरी आवास बनाने के अवसर पेश करते हैं। इस तरह के दृष्टिकोण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स भारत सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए सर्वोच्च थिंक टैंक और वर्ल्ड इनेबल्ड जैसे संगठनों की आवश्यकता होगी। विश्व सक्षम एक वैश्विक शिक्षा, संचार और रणनीतिक गैर लाभकारी संगठन है जो विकलांग लोगों के अधिकारों की वकालत करता है और समावेशी शहरी विकास नीतियों को प्रभावित करता है। ये समझौता एक समझौता ज्ञापन MOU के रूप में एक रणनीतिक और काम के स्तर पर NIUA और WE के बीच पारस्परिक सहभागिता को औपचारिक रूप देता है, जिसमें समावेशी मानकों, रूपरेखाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ज्ञान विनिमय की सुविधा और क्षमता विकास का कार्य किया जाता है। प्रमुख स्थानीय और वैश्विक हितधारक ये समझौता अनुसंधान का समर्थन करेगा और भारतीय शहरों के विविध सेटों में समावेशी और सुलभ महामारी संबंधी प्रतिक्रियाओं पर अच्छे व्यवहारों के दस्तावेज में मदद करेगा। साझेदारी प्रासंगिक विषयों पर आयोजित वेबिनार
दरकिनार और स्वीकार्य प्रथाओं और चुनौतियों का आंकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण के साथ किक ऑफ करेगी, जो शहरी नेताओं ने अपनी महामारी प्रतिक्रिया से पहले और उसके दौरान सामना किया है। अनुसंधान और फोकस समूह निवेश और क्षमता निर्माण के प्रयासों को सूचित करने में मदद करेंगे। ये साझेदारी रणनीतिक रूप से समावेशी विकास की सुविधा प्रदान करती है और भारतीय शहरों में पहुंच को बढ़ावा देती है। दोनों संगठन संयुक्त रूप से भारतीय शहरों में अपने काम का समर्थन करने और आगे बढ़ने के लिए अपने संबंधित कार्यक्रमों, वैश्विक नेटवर्क, अनुसंधान और सहयोगी उपकरणों का लाभ उठाएंगे। MOU भारत भर में समावेशी शहरी वातावरण को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए उभरते शहरी नियोजन ढांचे, अनुसंधान, डेटा, उपकरण, पहल और रणनीतियों की एक श्रृंखला पर सहयोग को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन बांसुरी से। अब समय है करियर काउंसलिंग पर बात करने का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि करियर काउंसलिंग में हम बात कर रहे हैं हमारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। यानी कि इस सीरीज को सुनकर आप अपने करियर को चूज करने में हेल्प ले सकते हैं। लास्ट एपिसोड में यानी कि करियर काउंसलिंग के पहले एपिसोड में हमने एक इंट्रोडक्टरी सेशन सुना अमर जैन जी के साथ, जिन्होंने करियर को लेकर जो हमारे बहुत शुरुआती सवाल होते हैं उनके जवाब हमें दिए। तो आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो रहेगा करियर अपॉर्चुनिटी इन स्पेशल एजुकेशन। तो आपको इस टॉपिक से ही समझ आ गया होगा कि आज हम स्पेशल एजुकेशन अगर आप चूज करते हैं एज अ करियर तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं, और स्पेशल एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट जब क्रिएट होता है या इंटरेस्ट कब क्रिएट करना चाहिए और कहाँ अप्रोच करना चाहिए अगर आप स्पेशल एजुकेशन के रिलेटेड डिग्री लेना चाहते हैं या डिप्लोमा लेना चाहते हैं, जो भी अवेलेबल है। आपके ऐसे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस एपिसोड से। तो दोस्तों, आज के हमारे एक्सपर्ट रहेंगे शिव शंकर कपूर जी, जो कि स्पेशल एजुकेशन में BEd एंड MEd हैं और साथ ही में NIVH में स्पेशल प्राइमरी टीचर के तौर पर काम भी कर चुके हैं लगभग 6 साल, और अभी भी एज अ लेक्चरर काम कर रहे हैं। तो शिव शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से क्वेश्चंस हैं आज आपके लिए, तो आपको हम सबको गाइड करना है जो लोग स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने एक ऐसा विषय रखा है जिसमें हमारे जो दृष्टिबाधित साथी है उनको रोजगार के लिए और उनके लिए नौकरी के अवसर के लिए, साथ ही साथ खुद को एक सशक्त बनाने के लिए इस फील्ड में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मेरा मानना है। और वो भी तब जब विशेष शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लिखा गया है, तब इस पे और भी मुझे लगता है कि अवसर बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या बात है। तो शिव शंकर जी, अभी करंटली आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा लिसनर्स को शॉर्ट में बताइए कि आपका क्या प्रोफेशन है। जी, जैसा आपने बताया मेरे बारे में हमारे सभी रेडियो उड़ान सुनने वाले श्रोताओं को, व्यूअर्स को, कि मैं MEd स्पेशल एजुकेशन में किया हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के लिए काम किया महाराष्ट्र में, तदुपरांत इंदौर मध्य प्रदेश में, फिर NIVH जो कि आजकल NIEPVD देहरादून के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी लगभग 5.5-6 साल काम किया। और अभी मुझे अवसर मिला है राज्य लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी के रूप में, जो कि व्याख्याता के पद पर यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत पद निकला था, और मुझे उसमें अवसर मिला। तब मैं पिछले 1-1.5 वर्ष से जबलपुर मध्य प्रदेश में एक शहर है, यहाँ पर विशेष दृष्टिबाधितार्थ विद्यालय है, वहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। ये मेरा परिचय। साथ ही साथ जिस तरह आप लोगों के साथ जो जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, इसी तरह से हाल ही में मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में वर्तमान समय में ब्रेल की प्रासंगिकता, रिवेलेंस ऑफ ब्रेल इन प्रेजेंट सिनेरियो, इस पर एक अपना पेपर प्रेजेंट किया।
और विशेष शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जहाँ पर भी मुझे इनवाइट किया जाता है, मैं अपने डिसेबिलिटी और स्पेशल एजुकेशन के ऊपर अपनी बात रखता हूँ। और साथ ही साथ मेरा मानना है कि स्पेशल एजुकेशन को बहुत बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी में, प्रशासन में और पूरे देश में हमें एक जागरूकता की लहर जरूर लानी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो शिवशंकर जी, सबसे पहले जो हम जानना चाहते हैं कि स्पेशल एजुकेशन है क्या? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे लिए एक आसान शब्द है। स्पेशल एजुकेशन में कई बार हम सोचते हैं विशेष शिक्षा, है ना, हिंदी में तो यही होगा, लेकिन हम लोग आम इंसान की तरह देखें तो बस जो विशेष विद्यालय है वहां पर ही विशेष शिक्षा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्पेशल एजुकेशन है उसका दायरा बहुत व्यापक है, न केवल वो विशेष विद्यालयों तक सीमित है, अपितु जो हमारे नियमित विद्यालय हैं वहां तक फैला हुआ है। और वहीं तक नहीं, आजकल तो हमारे यहाँ पर होम बेस्ड एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, जो कि गृह आधारित शिक्षा, जो सीवियर डिसेबल बच्चे हैं, गंभीर विकलांगता वाले बच्चे हैं, उनको घर पर भी जाकर के शिक्षा देना है। तो विशेष शिक्षा में वो सब शिक्षा के दायरे में आएंगे, वो सबको शिक्षा का अवसर मिलेंगे जो विशेष आवश्यकता वाले लोग हैं, और वो अपने नजदीकी विद्यालय में पढ़े, चाहे विशेष विद्यालय में पढ़े, चाहे वो घर पर रह करके पढ़े, चाहे वो प्राइवेट पढ़े, चाहे वो पत्राचार से पढ़े, उन्हें शिक्षा के दायरे में लाना है। एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा का जो मंत्र है उसको फलीभूत करने के लिए सब शिक्षा के दायरे में आएंगे। और इसे कई बार हम सब कंपोनेंट के रूप में देखते हैं, एक भाग शिक्षा का, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी एक शिक्षा का ही अंग न होकर के शिक्षा का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है कि जब एक बच्चा अपने विद्यालय में जाकर के पढ़ता है, आम बच्चा, उसी तरह से अगर विशेष बच्चा भी पढ़ रहा है तो उसे भी शिक्षा के मंदिर में जाने का अधिकार है। तो विशेष शिक्षा को हम लोग कई बार विशेष विद्यालयों तक देखते हैं, विशेष बच्चों तक देखते हैं, जबकि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे में दृष्टिबाधित बच्चा ही नहीं आएगा, बल्कि वे विशेष बच्चे जिनकी जरूरतें विशेष है, वे सभी इसके दायरे में आते हैं, और यही विशेष शिक्षा है। चाहे स्पेशल स्कूल हो या स्पेशल स्कूल ना हो, नॉर्मल स्कूल हो, वहाँ पर भी स्पेशल एजुकेशन दी जा सकती है और स्पेशल एजुकेटर्स जाकर काम कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन स्पेशल एजुकेटर बन सकता है? हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर डिसेबल व्यक्ति है या दृष्टिबाधित व्यक्ति है तो वो और आसानी से काम कर सकता है। और एक आध उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसको एक दृष्टिबान टीचर तो पढ़ा सकता है, लेकिन एक दृष्टिबाधित टीचर और सफलतापूर्वक पढ़ा सकता है। वो इस उदाहरण से लीजिए कि अगर ब्रेल सिखाना है तो एक दृष्टिबाधित बच्चे को ब्रेल दृष्टिबाधित शिक्षक बहुत अच्छे से सिखा सकता है, ये मेरा मानना है। कंप्यूटर सिखाना है तो एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी को एक दृष्टिबाधित शिक्षक बहुत अच्छे से कंप्यूटर सिखा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम एक विशेष विद्यालय में पढ़ने वाला हो, चाहे नियमित विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा हो, अगर वो दृष्टिबाधित है तो उसको दृष्टिबाधित शिक्षक, मेरा मानना है कि ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि जो स्पेशल एजुकेशन है, ऑब्वियसली ये सभी डिसेबल पर्सन्स के लिए होगी, यानी कि जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं अलग अलग डिसेबिलिटी में, सबके लिए अलग अलग तरीके होंगे पढ़ाने के। तो अब एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, क्या वो सभी तरीके सीख कर पढ़ा सकता है? बिल्कुल, लेकिन आपका प्रश्न को मैं इस तरह से पूछूं अगर आप इसे, कि क्या साइंस टीचर कंफर्टेबल होगा सोशल स्टडी पढ़ाने में, तो आप शायद कहेंगी कि पढ़ा तो सकता है लेकिन कंफर्टेबल शायद उतना ना हो, क्योंकि उसने बीएससी जो है साइंस से। ऐसा ही हमारा डिसेबिलिटीज का एरियाज है, इसमें भी लगभग 16 एरियाज में अलग अलग कोर्स होते हैं, है ना। तो मान लीजिए डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन HI अगर ये करना है किसी को, तो वो एक दृष्टिबान हो
या दृष्टिबाधित हो, कर तो सब सकते हैं, लेकिन एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए सुटेबिलिटी नहीं होगी। इसी तरह से अगर एक श्रवण बाधित बच्चा है, वो अगर चाहे कि मैं दृष्टिबाधितों के पढ़ाने के लिए शिक्षक बनूं, तो वो कर तो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वो एक कंफर्टेबिलिटी सुविधाजनक नहीं होगा, क्योंकि उसकी सुनने की प्रॉब्लम है और बच्चे की देखने की प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसलिए एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को हम कहते हैं कि जो सीबीआर प्रोजेक्ट है, उस पे हम काम कर सकते हैं, उस तरह के कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आजकल कोर्स हो रहा है, अगर आप बोलेंगे तो बताएंगे हम। इसी तरह से स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा, डिग्री लेवल के कोर्सेस हो रहे हैं, उस तरह के कोर्स करने में सुविधा ज्यादा हो, मेरा ये मानना है। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं स्पेशल एजुकेशन के लिए, थोड़ा इस पे डीप जाते हैं। कितने तरह के डिप्लोमा या डिग्रीज अवेलेबल हैं? अब हमें इतना तो समझ आता है कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसी पर ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का ही है, हम उन्हें अवेयर कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ही बात कर रहे हैं, सेगमेंट उन्हीं के लिए ही है। तो अब बताइए कि क्या ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो स्पेशल एजुकेशन में आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे कोर्सेस हो रहे हैं, और उससे भी पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है RCI, फुल फॉर्म होगा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसकी वेबसाइट है rehabcouncil.nic.in। इस पे आप जाके देखेंगे तो कोर्सेस में देखेंगे तो सारे कोर्सेस आपको बता देंगे। और न केवल ये वेबसाइट और ये संस्था कोर्सेस की जानकारी देगी, बल्कि पूरा मेंटेन करना, कोर्स को अपडेट करना, सिलेबस डिजाइन करना, काफी सारे काम है। और RCI जो जनरल एजुकेशन से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा, जिस तरह से NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसी तर्ज पर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, पूरे देश के पाठ्यक्रम को संचालित करने में, उसको अपडेट रखने में, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स कराने में एक ऐसा निकाय है जो पूरा मेंटेन करके, रजिस्टर में मेंटेन करके रखता है। अब आपका प्रश्न था कि कितने एरिया में। एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, हाल ही में ही डेट गई है, खत्म हो चुकी है, लेकिन डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस होते हैं जो D.Ed के स्तर के कहलाते हैं, जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए होते हैं 8वीं कक्षा तक। उसमें कक्षा 12 जो बच्चे पास कर जाते हैं, हमारे दृष्टिबाधित साथी, उनके लिए होते हैं। वो चाहे तो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और अभी नया कोर्स डिजाइन किया है पिछले 1-2 वर्षों से, जो कि कंप्यूटर के ऊपर है, कंप्यूटर ट्रेनिंग पर है, सर्टिफिकेट कोर्स है ना। तो वो सर्टिफिकेट कोर्स हमारे यहाँ दिल्ली में द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में रन हो रहा है। वो 1 साल का है, यानी आप एक कंप्यूटर टीचर के रूप में या कंप्यूटर अनुदेशक के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो ये हो गया 12वीं कक्षा पास करने के लिए। तो ये कंप्यूटर कोर्स जो है, ये तो आई थिंक कोई भी एसोसिएशन करवा रही होगी जो अप्रूव्ड है, जो रजिस्टर्ड है। जी, आपका मैं प्रश्न समझ गया, लेकिन मैं थोड़ा और क्लियरिटी कर दूं यहाँ पर कि जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स मैंने 1 साल का बताया है, तो ये करने के बाद आप RCI में रजिस्टर्ड हो जाओगे। RCI में रजिस्टर्ड होने का अर्थ क्या होगा? आप एक विशेष शिक्षक के इक्विवेलेंट आ जाओगे कि हाँ, आप अगर एक स्पेशल स्कूल में कंप्यूटर टीचर की पोस्ट आई है तो भारतीय पुनर्वास परिषद से आपको पंजीकृत होना पड़ता है। एक नियम है कुछ, जैसे आपने MCI का नाम सुना होगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जो डॉक्टर बनते हैं उनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से। इसलिए मैं हूँ तो मैंने अपने आप को RCI में रजिस्टर्ड करा रखा है। तो RCI की बहुत अहम भूमिका है भारत में स्पेशल एजुकेशन में। तो इस तरह से वो जो और संस्थाएं कराती हैं, वो कोर्स जो कराती है वो RCI से एफिलेटेड नहीं है। ये जो कोर्स मैं बात कर रहा हूँ, ये भारतीय पुनर्वास परिषद से एफिलेटेड है, मान्यता प्राप्त है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अभी आपने D.Ed की बात की है और एक कंप्यूटर कोर्स की बात की है, B.Ed भी होती है, उसके बारे में भी बताइए। जरूर। तो एक और मैं साथ साथ बताना चाह रहा था, एक डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन डेफ ब्लाइंड पर भी होता है, जो हमारे साथी देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वहां पर भी हमारे साथी जा सकते हैं। ये मेरा
सोचना है कि वो भी एक करियर के लिए रास्ता जा खुला है सकते हैं। आपके लिए। फिर आइए बैचलर स्तर पर तो बीएड होता है स्पेशल एजुकेशन में, और बड़े अच्छे से बताना चाहूँगा कि इन दिनों में भोज ओपन यूनिवर्सिटी जो भोपाल मध्य प्रदेश की है, उसमें स्पेशल एजुकेशन के लिए इन दिनों में एड आई हुई है, विज्ञप्ति आई हुई है। अगर कोई साथी करना चाहे तो वो कर भी सकता है। और भी अच्छी बात है कि ये पत्राचार से हो रहा है ना? रेगुलर नहीं है कि आपको 2 साल उस कॉलेज में जाकर के ज्वाइन करना होगा, रहना होगा। तो एक ये भी रास्ते खुले हैं कि आप ओपन यूनिवर्सिटीज जो है डिस्टेंस मोड में कराती है, उनसे कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज के साथ आरसीआई का जो है एफिलिएशन है, मान्यता है। उत्तर प्रदेश में देखें तो राजश्री टंडन है, उत्तराखंड में जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो है, महाराष्ट्र में यशवंत राव चौहान है। इन यूनिवर्सिटी के साथ भी आप ओके, बैचलर तो भी कर आपने सकते हैं। जैसे बताया कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड हैं, बहुत से कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, तो अगर हमें उसकी लिस्ट लेनी हो, क्योंकि हर कोई प्रेफर करेगा कि हमारे आसपास हो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो आरसीआई से एफिलिएटेड है, तो वो ढूंढने के लिए कुछ आप बता सकते हैं कि कहाँ से देख आप- सकते हैं? आप भारतीय पुनर्वास परिषद की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें जाएंगे तो ट्रेनिंग कोर्स करके है, उसमें जाएंगे ट्रेनिंग कोर्स में। उसमें फिर 2 तरह से आएंगे, एक रेगुलर मोड में और एक कोरस्पॉन्डिंग मोड में। आप उस दोनों में देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाना चाहिए सारी लिस्ट कि कब तक मान्यता है उस इंस्टीट्यूट को। हाँ, लेकिन आपको जो कोर्स करना है उसके लिए आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करना होगा जहां पर ये कोर्स चल रहे हैं। उनके सेंटर तो अलग अलग संस्थाओं को दे रखे हैं, सेंटर अलग होते हैं। यूनिवर्सिटी केवल एग्जाम कंडक्ट कराता है, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, आपको एडमिशन दे देता है, बाकी आपको फिर सेंटर से ही सारा कांटेक्ट करना होता है। तो आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी का देखना है तब तो आपको यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट पर जाकर के देखना होगा। लेकिन अगर आपको लिस्ट देखनी है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट को मान्यता है, ऐसा तो नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी है उसको मान्यता नहीं है और फिर भी वो स्पेशल एजुकेशन में करा रहा है, तो वो वैलिड है या नहीं है, उसको देखने के लिए आपको आरसीआई की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। ओके, तो आप खुद से रिलेट कर सकते हैं और आरसीआई की वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन काफी डिटेल में मिल जानी चाहिए। तो अब शिव शंकर जी, क्वेश्चन ये था जो आपने बीएड के बारे में बताया, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और सब्जेक्ट्स भी खास करके? हाँ, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, है ना, ताकि वो टीचर बनने के लिए जरूरी है। और आप कॉमर्स की साथियों को अवसर इसमें नहीं मिलते हैं, आर्ट साइड हो, साइंस हो, इनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि टीचिंग सब्जेक्ट में आ सके, जो सब्जेक्ट हम स्कूल स्तर में पढ़ा सके, स्कूल लेवल पर पढ़ा सके, वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में भी होने चाहिए। क्योंकि जो शिक्षक बनते हैं उन्हें इस विद्यालय जाना पड़ता है और वहाँ पे कुछ दिन पढ़ाना भी पड़ता है। तो पढ़ाना पड़ता है तो आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाओगे? जो आर्ट साइंस, साइड के हैं, मैथ्स, मैथ्स है, लैंग्वेज। है ना, लैंग्वेज है, तो वो आपके ग्रेजुएशन स्तर में होने चाहिए, ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और कोई 50% कंडीशन नहीं है? नहीं, और विशेष कोई कंडीशन नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि ये केवल विजुअल इम्पेयर्ड के ही लिए कोर्स होते हैं, बल्कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं भी है, डिसेबल है या नॉन डिसेबल है, डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं है, वो भी कर सकते हैं। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम अगर होती है तो वो हमें देनी होगी, है ना, और जो फीस होती है कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, जो निश्चित हमें होती है देनी वो होगी। हमें देनी होगी। और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, कैटेगरी होती है, आप मेरिट लिस्ट लगती है, रिजर्वेशन जो है नियम अनुसार वो लागू यहाँ पर भी होता है। ओके, जी। बहुत बढ़िया। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज है? अब कोई ऐसा पर्सन है जिसका स्पेशल एजुकेशन में इंटरेस्ट है, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को पढ़ाने के लिए उसने फील्ड चूज की है और अब वो बीएड भी कर चुका है या फिर डीएड भी कर चुका है, अब कुछ भी हम समझ लें, तो अब वो जॉब लेने कहाँ जाएगा और कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी या नहीं? मिलेगी ही। ऐसा है ज्योति जी कि अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन इस फील्ड में अगर आना है तो क्वालिटी जरूरी है।
2 बातें बता दूं साथ में, अच्छी बातें बता दूं। एक तो ये है कि हाल ही में एक आदेश आया है एनसीटीई का, जिसमें ये कहा गया है कि अब जो सीटीईटी होती है, जो शिक्षक करते हैं, पात्रता परीक्षा होती है, वो अब कंटिन्यू रहेगी। वो 7 साल का जो दायरा था कि 7 साल में आपको रिन्यू करना होगा, 7 साल में आपको फिर से सीटीईटी पास करनी होगी, वो एक खत्म हो गया। तो ये एक अच्छी खबर है। वन टाइम होगा। हाँ, वन टाइम ही करना है और वो लंबे समय तक चलता रहेगा। तो एक मुझे लगता है अच्छी खबर है। अच्छा, दूसरा, ओके। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जिस पे मैं आना चाहता हूँ। एक समय था जब स्पेशल स्कूल तक ही हमारे दृष्टिबाधित साथी या दृष्टिबान साथी भी जो स्पेशल एजुकेशन में हैं, वो जा सकते थे। लेकिन अब दायरा बड़ा है, जैसा मैंने शुरू में बताया। मेरे को अभी एक और आदेश पढ़ने को मिला जब मैं तैयारी कर रहा था, आपके साथ चर्चा की, तो उसमें एक जगह मैं पढ़ रहा था कि सीबीएसई ने भी एक ऐसा आदेश निकाला है कि जो नियमित विद्यालय है ना, रेगुलर विद्यालय है, उसमें भी आपको एक स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट करना होगा। मान लीजिए आपका लुधियाना में, हिंदुस्तान में, असम में कोई सीबीएसई से एफिलेटेड कोई विद्यालय है जहाँ सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर भी आपको एक स्पेशल एजुकेशन अपॉइंट करना होगा। तो जो इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं टाइम टू टाइम सीबीएसई की तरफ से, स्कूलों का जो मॉनिटरिंग होती है, उसमें भी वो देखते हैं कि क्या आपके यहाँ स्पेशल एजुकेशन के लिए टीचर रखा है आपने। तो अगर ये है तो फिर वो ये माना जाता है कि हाँ रखा है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वहाँ जो तैयार होने वाली है, वो अच्छी मुझे लगी बात। दूसरा, दिल्ली में 2 स्पेशल एजुकेटर रखने का हर स्कूल में हाई कोर्ट का 2009 का आदेश है। राजस्थान में और यूपी में भी, यूपी में जो पोस्टिंग हुई है उसमें मैंने देखा है कि जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में कोर्स किए हैं, बीएड किया है तो उन्हें, या और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, उन्हें रेगुलर स्कूल में टीचर के रूप में रखा है। तो और ये सेम मैंने पंजाब में भी देखा है। कुछ अच्छा। लोगों ने लाइक डीएड करके जब प्राइमरी टीचर की जॉब निकली तो उन्होंने उसे डीएड को अपने सर्टिफिकेट, जैसे ईटीटी होती है उस तरह से डीएड के सर्टिफिकेट के बेस पर उन्हें एज ए प्राइमरी टीचर जॉब मिली ना। तो इसका मतलब ये तो मानेंगे कि स्पेशल एजुकेशन वाला जनरल एजुकेशन में भी जा सकता है और स्पेशल एजुकेशन में भी जा सकता है, लेकिन रेगुलर स्कूल वाला, रेगुलर एजुकेशन वाला शिक्षक जिन्होंने जनरल बीएड किया है, वो हमारे स्पेशल में नहीं आ सकता है नियमानुसार। ओह, इसका मतलब इसका स्कोप इतना ज्यादा है कि वो दोनों में जा सकता है। हाँ, और जैसे मैंने बताया सीबीएसई के उदाहरण दिल्ली का बताया, राजस्थान में तो ये आदेश हुआ था, अभी शायद हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, पिछले वर्षों में जो अपॉइंटमेंट हुए कि 5% हम स्पेशल एजुकेशन में जिन्होंने सर्टिफिकेट डिग्री वाले व्यक्ति हैं, हम उन्हें लेंगे। तो इसका मतलब ये एक अच्छा रास्ता खुल सकता है स्पेशल एजुकेशन में आज भी। और अब हमारे मध्य प्रदेश में मैंने देखा है कि स्पेशल एजुकेशन में जो साथी है वो नियमित विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, तो एक स्कोप यहाँ बढ़ा। फिर प्राइवेट स्कूलों के जो सीबीएसई के उसमें बढ़ा है, और अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी कहीं ना कहीं विशेष शिक्षक का बात कही गई है। और साथ ही साथ जो सर्व शिक्षा अभियान, रमसा की जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की जो अलग अलग है, IED, उन सब में ये कहा गया है कि स्पेशल एजुकेटर को रखना है आपको। हाँ, सैलरी का एक इशू जरूर आ रहा है इस तरह के पदों में जो अभी मैंने बताए हैं, खास करके जो कहीं पर इन्हें MRC के पद पे कहते हैं, कहीं पर इन्हें IT टीचर, IT टीचर कहते हैं, जैसे पंजाब में, यूपी में भी विशेष शिक्षक कहते हैं, परिभ्रामी अध्यापक कहते हैं यूपी में, और MP में MRC कहते हैं। उनको सैलरी का जरूर एक स्कोप कम है, मैं जो बात है उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लेकिन अवसर तो है जॉब के, ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ जी। ओके, आपने जिस तरह से बताया है कि बहुत से अवसर हैं और आप प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी कहीं पर भी जा सकते हैं स्पेशल एजुकेशन करके, तो अब मेरे हिसाब से रूल्स जो है बाकियों के लिए भी सेम ही होने चाहिए जैसे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। तो ऐसे कुछ खास हमें अलग अपने आप को नहीं करना है, बट फिर भी हमारी कोशिश है कि हम विजुअली इम्पेयर्ड लोगों
के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है उस पर बात करें ताकि हमारे साथी अवेयर हो सके। तो शिव शंकर जी, अब तो हमारे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं जहां तक मुझे लगता है। तो अब मैं आपकी एक सक्सेस स्टोरी जानना चाहूंगी कि आप किस तरह से आपने एजुकेशन ली और स्पेशल एजुकेशन ली और कहाँ से ली। वैसे आप शुरू में बता चुके हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में और बता दीजिए। और आपने मास्टर्स भी किए, उसके बारे में भी बताइए। और साथ ही में आपने जॉब कहाँ कहाँ की है, आपको वहाँ पर कोई चैलेंज तो नहीं आया, या इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम आई हो या अभी आप कंफर्टेबल हैं अपनी पोस्ट पे। जरूर। मैं एक बहुत छोटे से गांव मध्य प्रदेश में हरदा करके जिला है, वहां से हूँ। और मेरे घर में और आसपास में यही माहौल था कि ये कुछ गाना बजाना सीख लेंगे और कुछ संगीत अंगीत का सीख लेगा, ये वहां तक जाएगा। तो मेरे मन में लेकिन इसके विपरीत चलता था कि यार मेरे बारे में सिर्फ गाना बजाना संगीत तक ही क्यों सोचा जाता है। तो फिर मैं एक इंदौर में, हमारा एक बहुत अच्छा संस्था है मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर के नाम से, उसका एक हमारा विद्यालय है, आज भी है वो संचालित 10वीं कक्षा तक, हेलन केलर दृष्टिबाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। तो वहां पर मैं 1996 1 जुलाई को 1996 को जब भर्ती हुआ स्कूल में, तो मुझे अच्छा तो नहीं लगा। वहां पर भी संगीत का माहौल था, ये सच बात है, पढ़ाई भी होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो होता ना कि बड़ा पॉइंट क्या दिखता है, तो वो संगीत दिखता था। तो यही मन में कसोटता था कि क्या हम संगीत बजा करके एक मंदिर में बैठेंगे, और वही सोच बना। धीरे धीरे हमने टीचरों को देखा, तो हमारे साथ जो शिक्षक थे उनमें दृष्टिबान शिक्षक भी थे और दृष्टिबाधित शिक्षक भी थे। हमने देखा वो भी पढ़ा रहे हैं, और फिर हमारे पेरेंट्स भी उनसे प्रभावित हुए। धीरे धीरे एजुकेशन होती गई। तो मैं जब 9th-10th में था, तो जैसे मैंने बताया मैं साधारण परिवार से, तो एक रेलवे में भुसावल करके एक मंडल है, वहाँ कुछ पोस्ट आई, तो हमने उसके लिए अप्लाई किया। उसी समय हमारे एक साथी की जॉब बैंक में लगी, तो उसके लिए सोचा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था कि हम रेलवे में काम करें या इस तरह। इच्छा धीरे धीरे हुई। फिर मैं एक डिसेबिलिटी मूवमेंट, एक राष्ट्रीय विकलांग मंच से जुड़ा, तो वहां पर मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि विशेष शिक्षा में या डिसेबिलिटी कम्युनिटी के लिए काम करना बहुत जरूरी है और बहुत अपॉर्चुनिटी भी है, ऐसा भी मुझे लगा। और मुझे लगा कि अगर कुछ सोशल चेंज लाना है ना, तो खुद को भी एक सोशल चेंजर बनना होगा, है ना। समाज में परिवर्तन के लिए हम समाज के सामने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, खुद में भी परिवर्तन लाना होगा। तब मेरे को मन में आया, तो 2-3 साल जब मैंने काम किया और काफी अच्छे से काम किया, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना हुआ, काम देखा उनका, तो फिर मेरा मन हुआ कि मैं क्यों ना विशेष शिक्षा में जाऊं। तब मुझे नहीं पता था कि, जितना जरूर सुना था कि बीएड होता है, तब मैं वो बीएड से भी संतुष्ट नहीं था। मैं चाहता था नियमित करूं ताकि एक डीपली नॉलेज मुझे मिले। तो मेरा को अवसर मिला दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है, वहाँ पर विशेष शिक्षा में बीएड होता है। वहाँ एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के कुछ दिनों बाद ही मेरा जॉब लग गया उज्जैन जिले में। तो 2500 रुपए सैलरी दे रहे थे वहां पर। तो मैंने अपने परिवार, अपने भाई से बात किया कि यार मैं चाहता हूँ कि विशेष शिक्षा में काम करूँ, ये तो नियमित विद्यालय है और मजा नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुझे टाइम दिया, तुम पढ़ो अपना। घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने बीएड किया। तो फिर मेरे को अवसर जॉब के मिल रहे थे, 2-3 विद्यालयों से अवसर आए थे, विशेष विद्यालयों से। फिर भी मेरी इच्छा हुई कि मैं एमएड के लिए भी ट्राई करूं, तो एमएड के लिए ट्राई किया, तो मेरा एमएड में भी बहुत अच्छे से हो गया। फिर मेरा मन हुआ कि मैंने जब एमएड किया, तो मैं विशेष विद्यालय में ना काम करते हुए किसी डिप्लोमा या डिग्री कॉलेज में करूं। तो मेरा फिर भी कई जगह मुझे अवसर मिले, जो CWSN छात्रावास है यूपी के, जो विशेष विद्यालय, वहाँ 2-3 जगह हुआ, क्योंकि मैं ट्राई जॉब का ज्यादा करता रहता था, लेकिन मन से। तो शिवशंकर जी, साथ साथ आप ये भी मेंशन करते रहिए कि आपको प्राइवेट कॉलेज से आपको ऑफर आया या गवर्नमेंट, मतलब आपको कहाँ पर चांस मिला, ये भी जरूर बताइए। तो अभी तक जहाँ भी मैंने बात की है जॉब की, उसमें सिर्फ एक, जब मैं बीएड कर रहा था तब ही मुझे उज्जैन जिले में गवर्नमेंट का जॉब मिला था। बाकी जगह सब जगह मुझे प्राइवेट का मिला। फिर मैंने अमरावती करके महाराष्ट्र में जगह है, वहाँ डीएड में काम किया, बड़ा मजा आया।
और बाद में फिर मेरे को इंदौर में जो जहाँ मैं पढ़ाई करता था वहीं अवसर मिला। तो यानी एक सोच थी कि हम अच्छे पद पे काम कर सकते हैं, और जो मेरे पास नॉलेज था वो काफ़ी अच्छा था। मुझे भोज विश्वविद्यालय के लिए कई बार प्रैक्टिकल एग्जाम और बाकी के लिए बुलाया जाता रहा, तो मेरा एक रुचि जो है वो बढ़ता जा रहा था। फिर उसी दौरान NIVH में एक जॉब आई, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, और अगर होता है तो 2013 की बात थी, और मुझे अवसर मिला तो मैंने NIVH के लिए अपनी सेवाएं दी। बहुत मजा आया NIVH में जो काम किया, उससे जो सीखने को मिला, वहाँ जो हमारे शिक्षक साथी हैं, जो NIVH है पूरा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक जॉब किया तो बड़ा खुशी का अनुभव हुआ। फिर बाद में कुछ व्यक्तिगत कारणों से कहो या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर मिली, तो मध्य प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी के पद के लिए सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने लेक्चरर के पद निकाले, तो जो कि राज्य लोक सेवा आयोग के अधीनस्थ थे, यानी राज्य लोक सेवा आयोग उसकी एग्जामिन बॉडी था। उसने जब निकाला तो मैंने कहा चलो ये तो एक अच्छा अवसर मिल सकता है और हम अपने ही प्रदेश में आएंगे। उसके लिए अप्लाई किया, उसमें मुझे अवसर मिला, तो अभी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और ये सच है कि काम कहीं भी करो, अगर मन से करोगे तो काम बहुत है, अवसर भी बहुत है, लेकिन हाँ क्वालिटी चाहिए। ये मैंने एक बार और बोला, जैसे अब CTET की एग्जाम हो रही है, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो स्किल टेस्ट, इंटरव्यू की बात की जा रही है। तो अगर आपके अंदर क्वालिटी है और इस फील्ड में अगर आना है तो आपको अच्छी ब्रेल आना चाहिए। मैंने ब्रेल के लिए अच्छी प्रैक्टिस की, आपको अच्छा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपको अच्छी स्पेशल एजुकेशन पे पकड़ होनी चाहिए, तो वो मेरे पास है, ये मैं मानता हूँ। पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं मानता हूँ। और मुझे अगर कहीं ऐसे अवसर मिलते हैं सेमिनार के, वेबिनार के, कॉन्फ्रेंस के, तो मैं प्रयास करता हूँ कि उनको अटेंड करूँ। और आज भी मुझे कोई बोले कि आपको कक्षा 11-12 में इतिहास पढ़ाना पसंद है, राजनीति पढ़ाना पसंद है, या आपको विशेष शिक्षा में पढ़ाना पसंद है, तो मैं विशेष शिक्षा को पकड़ूं। मैंने एक मन में वो इच्छा है कि विशेष शिक्षा में भी बहुत काम करने की जरूरत है, और उसी में हम विशेष विद्यालयों, विद्यार्थियों के लिए काम करें तो ज्यादा मुझे लगता है कि मेरा जो संसाधन का जो उपयोग है वो शायद ज्यादा हो सकता है। ये मेरा अपना मानना रहा है, तो इसीलिए मैं विशेष शिक्षा में रुचि लेता रहा हूँ। मैं भी एक बैंक में जाकर के, ज्योति जी, बैंकर्स बन सकता था। मैं भी एक किसी कार्यालय में, ऑफिस में जाकर के क्लरिकल स्टाफ बन सकता था, लेकिन मेरा एक रुचि भी रहा है। और एक होता है ना बाई चांस, और एक होता है बाई चॉइस। तो मैं बाई चॉइस आया हूँ इस फील्ड में, यही बस कहना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया शिव शंकर जी। आपकी सक्सेस स्टोरी सुनकर भी ऐसे लग रहा है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज है, क्या बात है। अगर ये इतने सारे लोग कर ले और हमारा जो ये एरिया है वो और वाइड हो जाए, इसका स्कोप और बढ़ जाए, ज्यादा लोग भी जॉब ले सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो दोस्तों, आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अगर आप चॉइस के साथ स्पेशल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जैसे कि शिवशंकर जी ने बताया है, तो आप जरूर जा सकते हैं। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जैसे उन्होंने बताया है। तो शिवशंकर जी, एक आपकी और मदद चाहूंगी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दीजिए, ताकि अगर किसी की क्वेरी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो आपको डायरेक्टली मेल करके आपसे कांटेक्ट कर सके। जरूर, मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं काउंसलिंग कर सकता हूँ, लेकिन इंटरेस्ट आप ही को लेना पड़ेगा। मैं कोई ऑब्वियसली किसी वो भी आप अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर बता सकते हैं। अगर किसी के कोई सवाल हो या कोई क्वेरी हो, जी, कोई गाइडेंस चाहिए हो तो। हाँ बिल्कुल, मैं गाइड कर सकता हूँ, सपोर्ट कर सकता हूँ कि कहाँ निकले हैं, और आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। तो ये हमारे बहुत सारे विशेष शिक्षा में, एक तो व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर भी विशेष शिक्षा में आजकल आपको सामग्री उपलब्ध हो सकती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है तो RCI की वेबसाइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, CRCs हैं, आप उनकी वेबसाइटों पर भी देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझसे संपर्क करना है तो मैं अपनी ईमेल आईडी आपको बता देता हूँ। मेरी ईमेल आईडी है shivshankar@rvm.mp@gmail.com। मैं स्पेल कर देता हूँ,
यहाँ तक हो गया शिवशंकर .R राजस्थान, V विशाखापट्टनम, M मणिपुर, तो shivshankar.rbm.mp मध्य प्रदेश @gmail.com। जी, तो ये ईमेल आईडी है शिवशंकर जी की। अगर आप चाहते हैं तो आप गाइडेंस ले सकते हैं उनसे स्पेशल एजुकेशन के बारे में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा टॉपिक पसंद आएगा, आपके सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। तो अब हमें आपसे इजाजत लेनी होगी। अगले सप्ताह कुछ और करियर अपॉर्चुनिटीज पर बात करेंगे, किसी और फील्ड पर बात करेंगे। शिवशंकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ, और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली ज्योति@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।